Hello and welcome guys, welcome to this new video accounting for partnership firm fundamentals से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 12th CBSE CA फाउंडेशन सबके लिए रेलेवेंट है। सबसे पहले इसके अंदर पार्टनरशिप की बेसिक टर्म्स को हम सीखेंगे। पार्टनरशिप होता क्या है? एक्चुअल में पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप का एक्सटेंशन होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है उसे जान लीजिए बच्चों। जब एक ही व्यक्ति अपने बिजनेस को कंट्रोल करे, मैनेज करे, उसकी सभी रिस्क को बियर करे, उसकी सभी लाइबिलिटीज़ को बियर करे, पूरा पैसा लगाने वाला व्यक्ति भी सिंगल ही हो, यानी कि कैपिटल लगाने वाला व्यक्ति भी सिंगल ही हो, ऐसा बिजनेस सोल प्रोप्राइटर कहलाता है। उस बिजनेस में प्रॉफिट भी उसी सिंगल व्यक्ति को ही मिलते हैं। अब सर सोल प्रोप्राइटरशिप में समस्याएं क्या आती है? यदि व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, अपने बिजनेस के आयाम को बढ़ाना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी ब्रांचेस खोलना चाहता है, तो उसे ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। एक व्यक्ति लिमिटेड कैपिटल ही लगा सकता है। एक अकेला व्यक्ति कितना पैसा लगा सकता है? कुछ लिमिट तक ही लगा सकता है। यदि उसे अपना बिजनेस बढ़ाना है तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। बिजनेस में टास्क भी बढ़ेंगे, बिजनेस की एक्टिविटीज़ भी बढ़ेंगी जिन्हें उसे मैनेज करना होगा। और एक व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा टास्क और एक्टिविटीज़ को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बिजनेस बढ़ने के साथ साथ एक्टिविटीज़ और टास्क भी बढ़ते चले जाते हैं। एक व्यक्ति के पास किसी पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी को करने की स्किल होती है, हो सकता है उसके पास अदर एक्टिविटीज़ को करने की स्किल्स ना हो। मान लीजिए एक सिंगल पर्सन जो बिजनेस को मैनेज कर रहा था, वो परचेजिंग में अच्छा है, वो बिजनेस में मार्केटिंग में अच्छा है, पर हो सकता है कि वो अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कमज़ोर हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में कमज़ोर हो सकता है वो ऑफिस एक्टिविटी और अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ में कमज़ोर हो सकता है वो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में कमज़ोर हो। तो सर इन सभी एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए उसे अलग अलग व्यक्तियों की ज़रूरत होती है जो अलग अलग स्किल्स रखते हो। इसी के साथ उसे कैपिटल बिजनेस में लगाने के लिए भी ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। तो सर कहने का मतलब इतना सा है कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो लिमिटेशन होती है, उन लिमिटेशन से ओवरकम होने के लिए, जब बिजनेस को बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा लोगों की, ज़्यादा पैसे की, ज़्यादा टास्क को मैनेज करने की, तो सर पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। एक से ज़्यादा व्यक्ति जब आपस में साथ में मिलकर बिजनेस करते हैं, उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। सिंपल भाषा में बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट मोटिव। उन दोनों व्यक्तियों का आपस में बिजनेस प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से होना चाहिए, और प्रॉफिट कमाना ही नहीं, एक सूटेबल रेशियो के बेसिस पर उस प्रॉफिट को बांटने का उद्देश्य भी होना चाहिए कि उस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे या 2:1 में बांटेंगे या 3:1 में बांटेंगे, एज द केस में भी। कौन व्यक्ति कितना कैपिटल लगाएगा, कितना प्रॉफिट किस व्यक्ति को बांटा जाएगा, किस किस तरह की एक्टिविटी को किस किस तरह के पार्टनर के द्वारा मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, ये सब चीज़ें एक डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में रिकॉर्ड की जाती है और उस पर पार्टनर्स के साइन लिए जाते हैं। उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है बच्चों पार्टनरशिप डीड। हाँ सही समझा आपने, उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड, और वो कहलाता है एक एग्रीमेंट। तो सर मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, एक सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर कुछ लिमिटेशन होती है। कैपिटल के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड लिमिटेशन हो सकती है, बिजनेस की रिस्क को मैनेज करने से रिलेटेड लिमिटेशन हो सकती है। एक व्यक्ति कितना रिस्क मैनेज करेगा, कितनी कैपिटल लगाएगा, कंट्रोल कितना करेगा और मैनेजमेंट कितना करेगा, ये सब कुछ लिमिटेड होता है। उसके पास स्किल्स भी लिमिटेड होती है। तो इनसे ओवरकम करने के लिए बच्चों, इनसे ओवरकम करने के लिए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये अकेला व्यक्ति कुछ लोगों के साथ में अपना हाथ मिलाता है बिजनेस को करने के लिए। टू डू दी बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट, मैंने लिखा है प्रॉफिट कमाना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, साथ ही साथ उसको शेयर करने का भी पर्पस होना चाहिए। और एक प्रिंसिपल इन व्यक्तियों के बीच में काम करता है, उसको म्यूचुअल एजेंसी प्रिंसिपल कहते हैं। यानी हर पार्टनर एक दूसरे के टास्क के प्रति जिम्मेदार होता है, बराबर बराबर लायबल होता है।
उसको म्यूचुअल एजेंसी का प्रिंसिपल कहते हैं, उसको बाद में समझेंगे। पर बच्चों ये चीज जरूर जानना कि ये व्यक्ति आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो उसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का होना चाहिए। यदि वो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहते, चैरिटी करना चाहते हैं, तो वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। और नॉन बिजनेस एक्टिविटी के लिए दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों का आपस में मिलना पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, ये याद रखना। प्रॉफिट अर्न करने का उनका पर्पस होना चाहिए। अब यदि बच्चों पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करें जिससे पार्टनरशिप को और अच्छे से समझा जा सकता है, तो बच्चों कुछ फीचर्स बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हैं, देखिए आप। दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स का होना ज़रूरी है। एक अकेला व्यक्ति तो सोल प्रोप्राइटर ही कहलाता है, तो कम से कम दो व्यक्तियों का होना ज़रूरी है पार्टनरशिप के लिए। एग्रीमेंट उनके बीच में होना चाहिए, बिजनेस को करने का एग्रीमेंट होना चाहिए, किस तरह का वो बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कितने समय तक वो बिजनेस किया जाएगा, किस तरह से वो बिजनेस किया जाएगा, सब कुछ एग्रीमेंट में डिफाइन होना चाहिए। कैपिटल वो कितनी लगाएंगे, प्रॉफिट कितना कितना वो शेयर करेंगे, ये सब चीज़ों के लिए एग्रीमेंट बनाया जाता है बच्चों। और इस एग्रीमेंट को ही डीड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीड बोला जाता है, या कह दें कि पार्टनरशिप डीड। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ओरल में भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। पर कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने प्रेफर किया है कि डीड रिटर्न में होनी चाहिए। यदि रिटर्न में नहीं होती है तो उसके कुछ दुष्परिणाम होते हैं जो फर्म को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए पार्टनरशिप डीड राइटिंग में होनी चाहिए, वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे क्या हो सकता है। बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। बिजनेस के लिए पार्टनरशिप होती है, किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए पार्टनरशिप नहीं की जाती। और प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य पार्टनरशिप के अंदर होना चाहिए। विदाउट इंटेंशन टू अर्न प्रॉफिट इज नॉट एन एक्टिविटी डन बाय द पार्टनर कॉल्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। दान धर्म करने के लिए की गई एक्टिविटी, चैरिटी करने के लिए की गई एक्टिविटी पार्टनरशिप नहीं कहलाती है। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट, यानी पार्टनर्स उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किसी सूटेबल रेशियो के बेसिस पे, ये भी डीड के अंदर डिफाइन होना चाहिए। वो रेशियो क्या होना चाहिए वो भी डीड के अंदर डिफाइन होगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, इसको ध्यान से समझना। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर्स आपस में एक दूसरे के प्रिंसिपल और एक दूसरे के एजेंट होते हैं। सर वो कैसे? क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यह बात ध्यान से समझिएगा। पार्टनर ए के द्वारा किए गए टास्क के लिए पार्टनर बी भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और पार्टनर बी के द्वारा किए गए टास्क के लिए पार्टनर ए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। यदि पार्टनर बी कोई टास्क या एक्टिविटी कर रहा है, जैसे मान लीजिए परचेज की एक्टिविटी को पार्टनर ए के द्वारा किया जा रहा है, उसके लिए पार्टनर ए तो जिम्मेदार होगा ही सही, पार्टनर बी भी एज एन एजेंट लायबल होगा। पार्टनर बी यदि प्रोडक्शन की एक्टिविटीज कर रहा है तो उस एक्टिविटी के जो भी परिणाम होंगे, प्रॉफिट या लॉस होंगे, उसके लिए बी तो लायबल होगा ही सही, ए भी लायबल होगा। मतलब पार्टनरशिप में सभी टास्क को पार्टनर आपस में बांट तो लेते हैं, पर उन सभी टास्क के लिए सभी पार्टनर्स को लायबल ठहराया जाता है। वो इसलिए क्योंकि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। सर पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इतना सा छोटा सा है बच्चों कि पार्टनरशिप एज ए बिजनेस यदि अपनी डेट्स और लायबिलिटीज को पे करने में सक्षम नहीं है, यानी पार्टनरशिप के पास सफिशिएंट असेट्स नहीं है टू पे द डेट्स और लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप। मान लीजिए पार्टनरशिप के असेट्स हैं 100 करोड़ और पार्टनरशिप की लायबिलिटीज हैं 200 करोड़, तो पार्टनरशिप की असेट इतनी सफिशिएंट नहीं है कि अपनी लायबिलिटी को वो पे ऑफ कर सके। तो उस डेफिशिएंसी को पे करने के लिए सभी पार्टनर लायबल होंगे, सभी पार्टनर लायबल ठहराए जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जा सकता है। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेचा जाए तो सर उससे पैसा जो भी कंसिडरेशन के फॉर्म में आएगा वो लायबिलिटी को पार्टनरशिप की चुकाने के लिए काम में लिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सर लायबल ठहराया जा सकता है।
पार्टनर्स एक दूसरे के प्रति प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। इसलिए पार्टनरशिप एक कॉन्सेप्ट पर काम करती है जिसको म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट कहा जाता है। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस बात को समझना बच्चों, पार्टनरशिप के अंदर जब एग्रीमेंट बनाया जाता है तो उसके अंदर हर पर्सन के टास्क डिफाइन कर दिए जाते हैं। एक कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के अंदर होता है स्लीपिंग पार्टनर का। हाँ सर, ये स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? ये एक ऐसा पार्टनर होता है जो फर्म के अंदर अपना पैसा लगाएगा और घर जाकर सो जाएगा। मतलब ये किसी भी तरह की एक्टिविटी और टास्क बिजनेस की नहीं करेगा, क्योंकि उसने इसी टर्म और कंडीशन पर पार्टनरशिप में पैसा लगाया है, ताकि वो केवल पैसा लगाए, एक्टिविटी और टास्क को दूसरे पार्टनर्स मैनेज करें। तो बच्चों, कुछ दूसरे पार्टनर्स जो 3-4 पार्टनर पार्टनरशिप में और हैं, वो पार्टनर की टास्क, फर्म की टास्क और एक्टिविटीज को करेंगे। तो जो टास्क और एक्टिविटीज ये एक्टिव पार्टनर्स करेंगे, वो केवल इनके ऊपर ही बाइंडिंग नहीं है, इस स्लीपिंग पार्टनर पर भी बाइंडिंग है, क्योंकि ये 3 पार्टनर अपने लिए तो कार्य कर ही रहे हैं फर्म के अंदर, इस स्लीपिंग पार्टनर के लिए भी कार्य कर रहे हैं जिसने पैसा लगाया है। आई बात समझ में? तो इनके द्वारा किए गए टास्क के लिए ये खुद तो जिम्मेदार होंगे ही सही, ये स्लीपिंग पार्टनर भी जिम्मेदार होगा, लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड होगी। इनके द्वारा किए गए टास्क से यदि लॉस होता है तो वो इसको भी बियर करना पड़ेगा, और यदि प्रॉफिट होता है तो वो इसको भी मिलेगा, ऑल्दो इसने कुछ भी नहीं किया फर्म के अंदर, केवल पैसा लगाया है। इसलिए कहा जाता है कि पार्टनरशिप के अंदर जो भी एक्टिविटी की जाती है, या तो वो सभी पार्टनर्स के द्वारा की जाती है, यदि ये स्लीपिंग नहीं होता तो ये भी टास्क और एक्टिविटी करता, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या उनमें से कुछ पार्टनर के द्वारा एक्टिवली एक्टिविटीज को कंडक्ट किया जाता है, केवल उनके लिए ही नहीं, स्लीपिंग पार्टनर के लिए भी, यानी कि सबके लिए। पार्टनरशिप के अंदर एक्टिविटी या तो सबके द्वारा की जाती है, सभी पार्टनर्स के द्वारा की जाती है, या उनमें से किसी के द्वारा की जाती है, सभी पार्टनर्स के लिए। सभी पार्टनर्स के लिए क्यों कहा गया यहां पर? स्लीपिंग पार्टनर के कॉन्सेप्ट के कारण, क्योंकि वो कुछ एक्टिविटी नहीं करता है। जो एक्टिव पार्टनर्स एक्टिविटी कर रहे हैं वो अपने लिए तो फर्म में एक्टिविटी कर ही रहे हैं, उस स्लीपिंग पार्टनर के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा की गई एक्टिविटीज से जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होंगे वो उन्हें तो मिलेंगे ही सही, वो स्लीपिंग पार्टनर को भी बियर करने पड़ेंगे। तो पार्टनरशिप में एक फीचर और होता है बच्चों, जिसमें हम कह सकते हैं पार्टनरशिप में सेपरेट एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता। सर, सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब होता है क्या बिजनेस के ओनर को बिजनेस से अलग करके देखा जाए? यदि बिजनेस के ओनर को बिजनेस के एग्जिस्टेंस से अलग करके देखा जाएगा, यानी कि बिजनेस के ओनर के रहने और न रहने से बिजनेस के कंटिन्यूएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तो कहा जाएगा कि बिजनेस के अंदर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट फंक्शन करता है। बच्चों, सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो सिंगल पर्सन बिजनेस कैरी ऑन कर रहा था, यदि वो मर जाता है, डिजीज्ड हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, या फिर बीमार हो जाता है, या बिजनेस डिसकंटिन्यू कर देता है, वो बिजनेस से निकल जाता है, तो बिजनेस को कैरी ऑन करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए वहां पर सेपरेट एग्जिस्टेंस बिजनेस का नहीं है, ओनर से ही बिजनेस का एग्जिस्टेंस है। इसलिए कहते हैं कि वहां सेपरेट एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट फंक्शन नहीं करता। परंतु पार्टनरशिप के अंदर भी फीचर इसी तरह का है बच्चों, ध्यान देना। यदि 4 पार्टनर पार्टनरशिप में आपस में एग्रीमेंट के थ्रू एंटर हुए हैं, तो बच्चों यदि उनमें से एक पार्टनर भी पार्टनरशिप से रिटायर हो जाता है, तो रिमेनिंग पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू प्रेजेंट टर्म और कंडीशंस के हिसाब से, ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रेजेंट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। उनको बच्चों न्यू टर्म एंड कंडीशंस के लिए एक नई डीड बनानी पड़ेगी, और जैसे ही बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात को, नई डीड को कॉन्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट पैदा हो, पार्टनरशिप
पुरानी पार्टनरशिप डिसॉल्व मानी जाएगी, डिसकंटिन्यू मानी जाएगी। नई टर्म ऑफ कंडीशन के हिसाब से न्यू डीड कॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, 3 पार्टनर्स को नई डीड बनानी पड़ेगी। क्योंकि गौर कीजिए मेरी बात पर, पुरानी डीड के अंदर तो पुराने पार्टनर की टर्म कंडीशन, उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसका नाम, एड्रेस सब कुछ मेंशन था, उसके टास्क और उसकी एक्टिविटी भी मेंशन थी। अब वो रहा नहीं, तो क्या पुरानी पार्टनरशिप डीड में जहां जहां पर उसके टर्म्स कंडीशन, उसके टास्क डिफाइन थे, उसकी कैपिटल डिफाइन थी, क्या वहां पर काटा जाएगा, काटछाट की जाएगी? नहीं, ये अलाउड नहीं है। रिमेनिंग पार्टनर्स को नई डीड बनानी पड़ेगी। तो बच्चों, पुराना एग्रीमेंट जो था वो किसी काम का नहीं रहा। पार्टनरशिप इज नथिंग, ध्यान से सुनिए, पार्टनरशिप इज नथिंग बट एन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर्स इन डिफाइंड टर्म्स एंड कंडीशंस अमंग्स द पार्टनर। यदि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स डिसकंटिन्यू करते हैं, उनमें से कोई पार्टनर नहीं रहता है, रिटायर हो जाता है, तो उसकी टर्म कंडीशन को भी इरेज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। और बच्चों, करेक्शन डीड के अंदर अलाउड नहीं है, नई डीड बनानी पड़ेगी। जैसे ही डीड डिसॉल्व हुई, जैसे ही डीड हटाई, नई डीड बनाने की जरूरत पैदा हुई, न्यू पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इस बात पे जोर दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। पार्टनरशिप इज नथिंग बट एन डीड अमंग्स द पार्टनर, बट एन एग्रीमेंट अमंग्स द पार्टनर। यदि डीड नई बनाने की जरूरत पैदा हो तो नई टर्म कंडीशन के साथ नए पार्टनर्स के बीच में, तो वहां पर न्यू पार्टनरशिप का कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। इसलिए कहते हैं कि सर, इस फर्म का एग्जिस्टेंस पार्टनर से अलग नहीं है। यदि एक पार्टनर भी गया तो फर्म का एग्जिस्टेंस खतरे में आ जाएगा। इसलिए सेपरेट एग्जिस्टेंस कॉन्सेप्ट नहीं होता। पार्टनर है तो पार्टनरशिप है, पार्टनर नहीं तो पार्टनरशिप नहीं। आगे बच्चों, अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, वो सब चीजें हम आगे के वीडियोस में देखने जा रहे हैं। पार्टनरशिप डीड को और देखेंगे वीडियो में। इस सीरीज में आप बने रहना, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।